हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में इस समय हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसा प्रैक्टिस जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। एकदम सटीक उसी तरीके से उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को शामिल करके बनाया गया है। ये प्रैक्टिस सेट आपको नियमित तौर पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त आपका ऐप भी आ चुका है। जी हाँ, ऐप आ गया है। अगर आप चाहते हैं तो प्ले स्टोर में प्रमोद पाल जीआईसी टीचर नाम से सर्च करके आप उसको भी ले सकते हैं। लिंक हालांकि डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी डाउनलोड कर लीजिए। और ऐप पर भी ये क्लासेस बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से मिल रही हैं, तो आप चाहें उसको भी एक्सेस करें। साथियों, आप इसके अतिरिक्त मॉर्निंग में जो है करंट अफेयर की स्पेशल क्लास चल रही है और इधर इस समय जो है शाम को ये प्रैक्टिस सेट चल रही है। सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ मटेरियल आपके ग्रुप में और उसके साथ साथ एप्लीकेशन पर सब अवेलेबल है। आइए यहाँ से वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेते हैं भैया पहला क्वेश्चन। आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है, ध्यान रखें मेरे भाई। निम्नलिखित पर विचार करें तथा उन्हें सही कालानुक्रम एक क्रम में व्यवस्थित करें। ये देखिए, आपके यूपी पीसीएस 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मेरे भाई, आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं, चाहे आप जीआईसी लेक्चरर हो चाहे जीडीसी हो, 4800 ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे की एक बहुत ही शानदार नौकरी है और उस एग्जाम के लिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप इनको ये ना समझे कि यहाँ पर पीसीएस जैसा क्वेश्चन है, एकदम उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। रिसेंट के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनको ध्यान में रख करके इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया। देखिए यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, राष्ट्रीय शहरी मिशन, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास। ये देखो मतलब 2025 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, इस टाइप की योजना केंद्र सरकार की योजना। अब इसमें कूट है, कूट के माध्यम से आपको आंसर देना। आंसर देखें भैया, इसमें जो सही विकल्प है वो है ये 2 4 1 3। मेरे भाई, जितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो कमेंट करिएगा, ना पता हो मेरे बताने के बाद लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है वो है 2, ठीक है, 2 4 1 3। सबसे पहले नंबर आता है आपका 2, यानी 2 नंबर पर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 2005 में शुरू किया गया था। कब? 2005 में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगला नंबर आता है राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति। ये 2007 में आई है। कब? 2007 में आई है। फिर उसके बाद अगला नंबर आता है 1 का अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन। ये भैया आया है 2015 में, ठीक है, ये 2015 में आया है। उसके बाद जल जीवन मिशन आप देख रहे हैं इस समय चर्चाओं में है और ये चल रहा 2019 से, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आपका मिलान हो गया और अलग अलग डेट भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए आप इनके लिए भी तैयार रहें। देखो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। ये है 31 मई 2025 को जम्मू कश्मीर की पहली चेरी कांगो ट्रेन निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई? मेरे भाई आंसर करिएगा, ठीक है। देखो ये कितना सुंदर लग रहा है यार। देखो यहाँ पर देखो, ऑन मे 31 2025 द फर्स्ट चेरी जो है कार्गो ट्रेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज रन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेशन। देखें, श्रीनगर से पुणे, कटरा से बांद्रा टर्मिनल और जम्मू से दिल्ली और उधमपुर से अहमदाबाद। आंसर करना है सही विकल्प। करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी आंसर। जी हाँ, कटरा से बांद्रा टर्मिनल। जी हाँ, ये क्यों चलाया गया है? क्योंकि आप जानते हैं किसका यहाँ पर नाम किसका लिया गया है। इसको देखिए, चेरी कार्गो, ठीक है। जम्मू कश्मीर की पहली चेरी कार्गो ट्रेन कटरा रेलवे स्टेशन से मुंबई के बांद्रा टर्मिनल तक चलाई गई है, ठीक है। उत्तर रेलवे की इस पहल का उद्देश्य खराब होने वाले सामानों का तेजी से परिवहन करना है, ठीक है, जिससे राष्ट्रीय बाजारों में ताजा जो है उत्पाद पहुंच सके, ठीक है भैया। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर कर लीजिएगा, नहीं पाप लागी, बहुत मेहनत करे एक परत है भला। देखो यहाँ पर कौन सा रसायन जो है दार्शनिक के ऊन यानी फिलोसफर्स ओल के नाम से जाना जाता है? विच केमिकल इज नोन एज फिलोसफर ओल्स, ठीक है। जिंक सल्फाइड, फेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट। और हाँ, ऐप आ गया है भैया, तो उसको एक्सेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। देखिए, ये जीआईसी अल्टीग्रेड 2025 के एग्जाम में पूछा गया है, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देखें, यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। सही विकल्प है जिंक ऑक्साइड। जी हाँ, जिंक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? आमतौर पर दार्शनिक यानी फिलासफर्स ओल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्राचीन कीमियागरों ने यही नाम दिया था, ठीक है, क्योंकि जब जिंक धातु को हवा में जलाया जाता है तो यह ऊन के समान हल्के, सफेद और रोएदार
जिंक ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसका व्यापक रूप से सौंदर्य प्रसाधनों और मलहम में उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी भाषा को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा जो है प्रकाशित करने का अधिकृत किया गया है? बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द जो है अथॉरिटेटिव हिंदी टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज्ड टू बी पब्लिश्ड? देखिए यहाँ पर 57th संशोधन, ठीक है, 58th, 59th और 60th। देखो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, पूछ लिया गया है एग्जाम में। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आप देखेंगे मेरे भाई, तो जो सही विकल्प है वो है आपका 58वां यानी 58th संशोधन, जो कि 1987 में, कब? 1987 में, ठीक है। 1987 के इस 98 यानी 58th संशोधन के द्वारा यानी 58th अमेंडमेंट 1987 के द्वारा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया जो है अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसको 394 क्या कहा गया? 394 ठीक है, ये जो है के नाम से जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को हिंदी भाषा में संविधान के प्राधिकृत पाठ को प्रकाशित करने का अधिकार दिया, जिससे हिंदी संस्करण को कानूनी प्रमाणिकता प्राप्त हुई भैया। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट को सही उत्तर बताना है। ये लिस्ट है भैया, ठीक है, ये पद है, ये अर्थ है। ठीक है, अब देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। ये पद है प्राचीन समय में, और ये जो है उसका अर्थ क्या होता था उसको आपको बताना है। यहाँ पर अगर देखें तो कुंडी, राजस्व अधिकारी, दीवान, खजांची, इस तरीके से है, ये आपका सुमेलन है और इसके माध्यम से सुमेलित कर लीजिएगा। आंसर अगर मालूम हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर देखो कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ में हम लोगों को कई चीज़ें मिलेंगी। 3 2 1, देखो ये हो जाएगा भैया 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 4। देखो कुंडी को क्या बोला जाता है? कुंडी को भैया बोला जाता है हुंडी। ठीक है, कुंडी का अर्थ हुंडी यानी विनिमय बिल या साख पत्र। ठीक है, कहने का मतलब। और उसके बाद दीवान का मतलब खजांची। ठीक है, राजस्व विभाग का प्रमुख खजांची होता था। ठीक है, अगर हम बात करें अमील का, तो अमील ये भैया एक राजस्व अधिकारी होता था। अभी भी आप देखते होंगे अब बहुत जिनके पास जमीनें, जिलेदार जिसको कहा जाता है, मतलब जमीनें हैं, जिलेदार या फिर ये इस तरीके के राजस्व अधिकारी आते हैं माल गुजारी वसूलने। बहुत पहले की बात थी, तो अपने यहाँ भी आते थे, अब तो शायद नहीं आते, मुझे पता भी नहीं है। तो इतना आप जान लीजिए माल गुजारी भरना पड़ता था। जिनके पास एक प्रॉपर ज़मीन मतलब प्रॉपर से अधिक एक ज़मीनें होती थी उनके पास। आज़ाद दस्ता, गुरिल्ला बैंड इनको कहा जाता था। क्या? आज़ाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित एक गुरिल्ला बैंड था। तो ये भैया इस तरीके से आप इनको देख लीजिए। चलो भाई आगे देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो भैया 2025 में पूछा गया और ये सेंसस चल रहा है, एक आध क्वेश्चन आपको चिपका देगा। ठीक है, इसलिए तैयार रहना। हाँ, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन व दीव। देखें इंपॉर्टेंट है, सही आपको बताना भैया। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है ये है पुडुचेरी। जी हाँ, पुडुचेरी अगर देखें तो सही विकल्प है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, जिसमें 2547 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम देखें तुलनात्मक रूप से दमनदीप का 2191, कितना? दमनदीप का 2191। ठीक है, और लक्षद्वीप का 2149 है। ठीक है, और उसके बाद दादरा एवं नगर हवेली का 700। ये है आपका सही आंसर। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। भैया आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? द मंदसौर इंस्क्रिप्शन प्रेजेंट डिटेल ऑफ द अचीवमेंट ऑफ विच रूलर? ठीक है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, रामगुप्त और कुमारगुप्त फर्स्ट। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं सब चूज करके बहुत सोच विचार करके क्वेश्चन लाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर सही विकल्प में तो कुमारगुप्त फर्स्ट। जी हाँ, अगर हम बात करें मंदसौर प्रशस्ति, जिसे दसपुर अभिलेख के नाम से, किसके नाम से? दसपुर अभिलेख भैया। ठीक है, दसपुर अभिलेख के नाम से जाना जाता है। यह जो है गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। लगभग 4300 यानी 400 लगभग 436 ईस्वी का इस अभिलेख, यह कब लिखा? 436। ठीक है, ये देखो ये अभिलेख है 436 ईस्वी का। यह अभिलेख विशेष रूप से लाट
जिसको अब गुजरात के नाम से जाना जाता है, से आए रेशम बुनकरों की एक श्रेणी द्वारा निर्मित एक भव्य सूर्य मंदिर का उल्लेख करता है। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है इस तरीके से ये सारे जो है साक्ष्य के रूप में हो जाता। हो सकता है कि जब ये दुनिया पलट जाए, हम लोगों का ये वीडियो पता नहीं कभी नहीं इंटरनेट पड़ा रहे, और फिर उसके बाद कभी खुदाई हो तो उसमें निकलेगा, ये सब हो सकता है। ठीक है, भगवान जाने निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखिए यहाँ पर नए पंपन ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विच रेफरेंस टू न्यू पंपन ब्रिज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, तो अवशेष बन जाएंगे हम लोग भाई उस समय तक। इसका निर्माण जो है यहाँ पर देखिए रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया, जो रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है। आंसर करना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर कोड दिया गया है, ओनली टू, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2 और ओनली 1। आंसर करना है मेरे भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बोथ 1 and 2 दोनों। ठीक है, यह है आपका। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नया पंपन ब्रिज जो कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है। ठीक है, ये देखो वर्टिकल क्या है, वर्टिकल लिफ्ट रेलवे जो है समुद्री पुल है, जिसमें इस तरीके से अगर आप देखें तो कथन दो सही है। और इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा यानी RVNL द्वारा किया जा रहा है, जो रेल मंत्रालय के तहत नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अतः ये कथन भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों कथन क्या हो गए सही। चलो आगे देखो भैया, रंग महल संस्कृत संबंधित है। रंग महल कल्चर इज रिलेटेड गुप्त युग, कुषाण युग, मौर्य युग, शक युग। देखो ठीक है, तो ये देखो भैया रंग महल संस्कृत की बात हो रही है। यहाँ पर देखें हम ये जो है जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका कुषाण युग। क्या है? कुषाण एरा। जी हाँ, कुषाण एरा। राजस्थान की घग्गर हागरा नदी घाटे में मुख्य रूप से केंद्रित रंगमहल संस्कृत ऐतिहासिक रूप से कुषाण युग से जुड़ी है। रंगमहल में पुरातात्विक उत्खनन से विशिष्ट लाल जो है चित्रित मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा पट्टिकाएं मिली हैं, जो कुषाण काल के कलात्मक प्रभाव और जीवन शैली को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से आप इसको देख लीजिए। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करें? तो देखो in which article of the constitution is provided that every state will endeavor to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of education। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको बताना अनुच्छेद 349, 350, 350 ए, 351 ए। ठीक है, 351 आपको यहाँ पर सही विकल्प बताना है मित्र। सही है 350 ए। जी हाँ, 350 ए ये है आपका सही विकल्प। तो अगर हम देखें यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 ए यह अनिवार्य करता है कि प्रत्येक राज्य की स्थापना प्राधिकारी भाषाएं अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। इसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ठीक है, इस तरीके से। चलो भाई आगे देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन। एग्रोएस्ट्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? ठीक है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ घास, सब्जियां, पुष्पों, फलों। ये देखो एलटी ग्रेड 2025 यहीं आपके एग्जाम में ठीक है आया है, तो ध्यान रखना मेरे भाई, इसीलिए सारे क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं ये घास है भैया। ठीक है, सही संबंधित किससे है? घास से संबंधित है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक विशेष शाखा है जो घासों के वैज्ञानिक अध्ययन, उनके वर्गीकरण और खेती और पारिस्थितिकी को समर्पित है। वहीं सब्जियों के अध्ययन को ओलेरीकल्चर, फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर और फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो भैया। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, हु अपॉइंट द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विधि मंत्री। तो हम सब जानते हो, बहुत बार पढ़ा हम लोगों ने, यह है राष्ट्रपति। जी हाँ, राष्ट्र का पति यानी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत
कौन? भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने का अधिकार है। तो ये 126 भैया ध्यान रखना, इसी तरीके का अनुच्छेद आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, यह तब होगा जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है, जब मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित होते हैं या अपने जो है पदों पर कार्य करने में असमर्थ होते हैं, तो उसके लिए है। ठीक है, आगे देखो भैया, जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, यह देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री ऑफिसर वाज एसोसिएटेड विद द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। ये देखो, आर्थर विलेजली और मैनसन, स्लीमर, डायर। तो बहुत साधारण क्वेश्चन है, हम सब जानते हैं कि यही डायर नहीं, ये डायन था। ठीक है, जैसे हमारे लोगों के गांव की भाषा में कहा नहीं जाता है, क्या था ये साला? डायन था। ठीक है, इसने क्या किया था? जनरल रेजिनाल्ड डायर यह ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था जो 13 अप्रैल, ये डेट याद रखना भाई, 13 अप्रैल 1919 में, कब? 1919 में क्या किया था इसने? अमृतसर में हुए जलियांवाला हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था और उसने अपने सैनिकों को एक बड़ी शांतिपूर्ण और निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों भारतीयों की दुखद हत्या हुई थी। ठीक है, चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध बंदरगाह है? स्थल रुद्ध। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंड लॉक्ड हार्बर्स? एन्नौर, विशाखापट्टनम, मुंबई, हल्दिया। देखो ये क्वेश्चन भाई 2025 RORO। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना, सही विकल्प है विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम ये है आपका सही विकल्प। विशाखापट्टनम को भारत का सबसे गहरा स्थल रुद्ध और सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है। यह प्राकृतिक रूप से डॉल्फिन नोज नामक एक ऊंची चट्टान पहाड़ी वाले खुले समुद्र से सुरक्षित है, जो बंदरगाह में जहाज़ों को आश्रय प्रदान करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? ध्यान से एक बार फिर समझे, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी लास्ट में, एंडिंग में, किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता? इन द लेट 18th सेंचुरी हु हैज़ ऑफन कॉल्ड द लोकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पंप एंड ग्लोरी ऑफ कंपनी बहादुर? देखिए यहाँ पर कोतवाल, दरोगा, अमला, जागीरदार, आपको बताना है आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भैया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो कौन थे? दारोगा साहब। दारोगा साहब 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, खास करके 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला पुलिस व्यवस्था में सुधार के बाद दरोगा को पुलिस थाने का स्थानीय प्रमुख बनाया गया। ठीक है, क्या था? स्थानीय प्रमुख था। ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक प्रशासनिक और दमनकारी शक्ति का प्रयोग करने वाले दरोगा से लोग डरते थे। ठीक है, और इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कंपनी बहादुर के अधिकार और शान और शौकत के स्थानीय प्रतीक और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाने लगा था भैया। यही सबसे तो दिक्कत तो यही थी ना भैया। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? ये क्वेश्चन फिर आ गया भाई। अभी देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फर्स्ट ऑफ द कंट्री टू द इम्प्लीमेंट द यूनियन सिविल कोड? ये देखो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश। करंट अफेयर में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, तो सही विकल्प क्या है? उत्तराखंड है। ठीक है, ये देखो उत्तराखंड है। यहाँ उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, ये UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित और लागू किया। उत्तराखंड विधानसभा ने फरवरी 2024 में यह विधेयक जो है पारित किया, जो राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक और विरासत और लिव इन रिलेशनशिप के लिए समान कानून सुनिश्चित करता है। ठीक है भाई, चलो मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर। आपको बताना भैया, देखो ये है महाराष्ट्र 1.6, ठीक है, और कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, इन कूट के माध्यम से आपको इसमें करना है सुमेलित भैया। और थोड़ा सा समझिएगा किससे सुमेलित करना है, ये राज्यसभा सीटों से। ठीक है, किससे सीट सुमेलित करना है? राज्यसभा सीट। ये है आपका, ये राज्य है और ये राज्यसभा की सीटें हैं। तो अब ये कूट भी है, कूट के माध्यम से बताइए भैया। तो जो सही विकल्प है आपको वो बताना है। सही विकल्प है भैया डी आंसर। ठीक है, ये है। ठीक है, यहाँ पर देखें 3 4 1 2 3, सबसे पहले ये आ जाएगा 3, फिर उसके बाद आ जाएगा भैया 4, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा ये आपका 1 नंबर, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा 2 नंबर। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे मित्र, तो क्या है, कर्नाटक में कुल मिलाकर के कितनी सीटें हैं? ठीक है, ये महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? 19 सीटें हैं। ठीक है, कर्नाटक में 12 सीटें हैं। ठीक है, और बिहार में 16 सीटें हैं, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। किसकी?
ये भैया अपने मतलब ये राज्यसभा की सीट है, और अपने यूपी में कितनी सीटें हैं कमेंट करिएगा, ठीक है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच इन द जो है सिटी, नदी के तट पर अवस्थित, ठीक है। जबलपुर, नर्मदा, हैदराबाद और कृष्णा, कोटा और चंबल, ठीक है, नासिक। मतलब कौन सा शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है आपको बताना है, और इसमें कौन एक सही सुमेलित नहीं है उसी को आपको बताना है, ठीक है। शहर कौन एक ऐसा है जो सही अपने सामने सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखें मित्र, जो सही विकल्प है वो है आपका बी आंसर, यानी हैदराबाद। हैदराबाद भैया कृष्णा नदी के तट पर नहीं है, ठीक है। हैदराबाद जो है सर मूसी नदी के तट पर है, किसके, मूसी नदी के तट पर है, ठीक है। बाकी जबलपुर नर्मदा नदी ये भी ठीक है, कोटा चंबल ये भी ठीक है, नासिक गोदावरी ये भी ठीक है। चल आगे देखो अगला, गिग इकोनॉमी है, ठीक है। गिग इकोनॉमी, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एलटी ग्रेड 2025, अभी गिग का बहुत बात कर रहे थे राघव चड्ढा जी, ठीक है। यह सेवा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू गिग इकोनॉमी, ठीक है। ये देखना भाई, यह सेवा करने वालों और सेवा प्रदाताओं दोनों के लिए नियोक्ता कर्मचारी संबंधों में लचीलेपन की अनुमति देना है, ठीक। इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी इन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप टू बोथ सर्विस सीकर एंड सर्विस प्रोवाइडर। यह अपनी लागतों को बढ़ाती, इट इंक्रीज ओवर हेड कॉस्ट। तो इसमें देखें यहाँ पर दो ओनली टू दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो, और जो है केवल एक, आंसर करना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर मित्र जो सही विकल्प है वो है आपका डी आंसर, ओनली वन, ठीक है। क्या आंसर सही है, ओनली वन, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओनली सॉरी डी आंसर है, ये है ओनली वन, ठीक है। ओनली वन आपका यानी केवल एक। यह सेवा करने वालों और सेवा प्रदाता दोनों के लिए नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के लचीलेपन की अनुमति है, ठीक है। इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी इन द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप टू बोथ सर्विस सीकर एंड सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो इस तरीके से ये है बात। अब देखो गिग इकोनॉमी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है जान, जो है जो अल्पकालिक अनुबंध हो, यानी स्वतंत्र कार्य, यानी फ्रीलांस, ठीक है। जैसे हमारा आपसे कोई संबंध हो जाए कि भाई ऐसा है, मेरा इतना काम आप करके दीजिएगा, आप जहाँ पर हैं वहीं से अपना काम करके दीजिए। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को एडिट करके आप मुझको दे दीजिएगा, मैं आपको इतना पैसा दूंगा, आप जहाँ पर भी हैं कोई मतलब नहीं, आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। आप मेरा थंबनेल बना दीजिएगा, या आप कुछ भी इस तरीके का काम स्वतंत्र तरीके से करना, तो उसको क्या बोला जाता है, उसमें जितना आपने काम किया मैं उतना आपको पैसा दे दिया, ठीक है। तो ये होता है फ्रीलांसिंग, वही चीज़ है कि जो क्या है वही है गिग इकोनॉमी, ठीक है। यह स्वतंत्र ठेकेदारों पर आधारित, यह श्रमिकों और व्यवसाय दोनों को अत्यधिक लचीलापन प्रदान करता है। लेकिन अगर गिग इकोनॉमी को समझने का प्रयास करें तो जैसे मान लीजिए हमने आपको जो काम दिया, आप उस काम को कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस स्थिति में कर रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अपनी स्वतंत्रता के अनुसार आप उस काम को करके दे दीजिए, यही है गिग इकोनॉमी, ठीक है। यह श्रमिकों और व्यवसाय दोनों को अत्यधिक लचीलापन प्रदान, जिससे ये क्या है, कथन एक सही है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी की धुरी की स्थिति में परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का एक कारक है, ठीक है। Who among the following suggested that the change of the Earth axis position is a factor for the climate change? Robert Hooke, मिलनकोविच, जॉर्ज सिम्पसन, टी.सी. चैम्बरलेन। आंसर करना मेरे भाई सही विकल्प। देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका मिलनकोविच, मिलनकोविच, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर सर्बियाई भूभौतिकीविद और खगोल शास्त्री जो है मिलनकोविच ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पृथ्वी की कक्षा और उसकी धुरी के झुकाव, ठीक है, अक्षीय झुकाव में दीर्घकालिक और सामूहिक विविधताएं हजारों वर्षों से पृथ्वी की जलवायु में महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है, जिससे हिमयुग की शुरुआत भी शामिल है। इस चक्रीय गतिविधियों को अब वैज्ञानिक रूप से मिलनकोविच चक्र के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सॉइल? देखा, एडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक, टोपोग्राफी। तो ये देखो इंपॉर्टेंट है भाई, सही विकल्प आपको बताना है। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है आपका ये इडेफिक, ठीक है, इडेफिक, ठीक है। इडेफिक शब्द सीधे तौर पर मृदा या पृथ्वी की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं से संबंधित है, ठीक है। यह शब्द ग्रीक भाषा के इडेफोस से लिया गया, किससे? इडेफोस से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है जमीन या मिट्टी। किसी क्षेत्र की वनस्पति और जीवों पर पौधों की मिट्टी के प्रकार, उसकी जल धारण क्षमता, पीएच मान और खनिजों के प्रभाव को इडेफिक फैक्टर कहा जाता है, ठीक है।
तो इस तरीके से इतना आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में यानी वसा और तेल, ये एक साइड वसा है एक साइड तेल है, ठीक है, में कौन सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फैट एंड ऑयल, ठीक है, इज नॉट करेक्टली मैच्ड? वसा, फाइटोस्टेरॉल पशु वसा कोलेस्ट्रॉल, और सरसों का तेल स्नेहक यानी मस्टर्ड ऑयल लुब्रिकेंट, और खनिज तेल पेट्रोलियम, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र कि जो सही सुमेलित नहीं है वो अगर देखें यहाँ पर तो सरसों का तेल भैया, ये मस्टर्ड लुब्रिकेंट के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर आप देखें तो सरसों का तेल खाद्य के लिए यानी खाने के लिए है, ठीक है, जिसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में पारंपरिक रूप से खाना पकाने के लिए, हालांकि ऐतिहासिक रूप से इसे कुछ उपयोग रहे होंगे, लेकिन वर्तमान समय में इसे खाना पकाने के जो है रूप में किया जाता है, और स्नेहक के रूप में इसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, ठीक है। और बाकी सिंथेटिक तेल, ग्रीस या ग्रेफाइट का प्रयोग उसके लिए लुब्रिकेंट के लिए किया जाता है, ठीक है। चलो, और बाकी अगर अन्य विकल्पों की बात किया जाए तो अन्य अपना जो है सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? ये ग्रीन हाउस गैस है, ये स्रोत है, कौन सा गैस किस चीज़ का स्रोत है आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, ब्लूरो, ठीक है, सुमेलित नहीं, वही बताना भाई। क्लोरोफ्लोरो कार्बन ऑटोमोबाइल, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे। बताओ भाई सही विकल्प, देखें यहाँ पर जो सही है मित्र वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ऑटोमोबाइल से कनेक्ट किया गया है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी आपका सही सुमेलित है तीनों यहाँ पर, ये भी और ए भी, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य? हालांकि ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी देखा जो है उत्तराखंड है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? हु गेव द थियरी ऑफ रिलेटिविटी? न्यूटन, जेबी बोस, आइंस्टीन, फ्लैक। आंसर करना मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए चार विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों में से जो सही है मित्र वो है आइंस्टीन। किसने? रिलेटिविटी की सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। तो आइंस्टीन आधुनिक भौतिकी का सबसे क्रांतिकारी और प्रसिद्ध सापेक्षता का जो सिद्धांत आइंस्टीन साहब ने दिया था, और इस सिद्धांत के मुख्य रूप से दो भाग हैं, ठीक है। पहला क्या है? यानी स्पेशल रिलेटिविटी, जो कि 1905 में आया था। कब? 1905 में आया था, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है जनरल रिलेटिविटी, जो कि 1915 में आया था। तो ये दोनों जो है इनका था। अब 1905 में जो इन्होंने विशिष्ट सापेक्षता यह बताता है कि निर्वात में प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट, हमेशा स्थिर रहते हैं, समय और स्थान निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष है। इसी सिद्धांत से दुनिया का सबसे बड़ा द्रव्यमान माइनस ऊर्जा समीकरण निकाला गया, ठीक है। अब उसके बाद सापेक्षता के सिद्धांत के मत के गुरुत्वाकर्षण की एक नई परिभाषा देता है, जिसमें बताया गया कि सारी पिंड, ठीक है, अंतरिक्ष समय के कपड़े को मोड़ देते हैं, ठीक है। चलो भाई अगला देखो, यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द देयर रूल एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित में से उन्हें शासन के कालानुक्रम से आपको लगाना है भैया, ठीक है। देखिए है बाजीराव, बाजीराव विश्वनाथ माधवराव। देखो ये यूपीपीसीएस की आपके एग्जाम में पूछा गया मित्र, तो कालक्रम अनुसार से आपको लगाना है, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा और परेशान कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप कूट के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो जो सही विकल्प है मित्र वो है बी आंसर, ठीक है। 3 1 2 4, क्या है? 3 1 2 4। तो अगर आप देखें तो 3 नंबर पर पहले बालाजी विश्वनाथ, क्या? बालाजी विश्वनाथ, इनका 1713 हम लोग पढ़े हैं इसको, जब मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, तो हाँ 1713 से 1720 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 1713 से ये है भी यहाँ पर होगा, ठीक है। चलो कोई ना, 1713 1720। उसके बाद अगला नंबर आता है बाजीराव जी का। बाजीराव प्रथम, जिन्हें जो कि बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, इनके लड़के थे। तो 1720 से 1740, 1720 से 1740 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर आता है भैया बालाजी बाजीराव। ये बालाजी बाजीराव जो कि जिन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता है, उनका शासनकाल 1740 से 1761, 1740 से 1761। देखो यार कोई ज़रूरी नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हैं उनसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। माधवराव की अगर हम बात करें तो ये भैया माधवराव प्रथम जो है आपका 1761 से 1772 ईस्वी तक, 1761 से 1772 फिर नंबर आता है, ठीक है। ये आपका, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तेल में संग्रहित नहीं की जाती?
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट स्टोर्ड इन ऑयल? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, चलो आंसर करना मेरे भाई। देखिए यहाँ पर तो अगर जो सही विकल्प है वो है आपका डी, मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। अगर हम बात करें रसायन विज्ञान में, क्षार धातु जैसे सोडियम और पोटेशियम हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के प्रति अत्यंत प्रक्रियाशील यानी हाईली जो है रिएक्टिव होती हैं। इन्हें खुले में रखा जाए तो ये हवा में नमी के साथ प्रतिक्रिया करके तुरंत आग पकड़ लेते हैं और इसी कारण इन्हें सुरक्षित करके मिट्टी के तेल में डुबो करके संग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो है लिथियम का, तो यह भी एक क्षार धातु है जो अत्यधिक प्रक्रियाशील है। हालांकि यह तेल पर तैरता है, बहुत हल्का होने के कारण फिर भी पैराफिन, मोम या पेट्रोलियम जेली से सुरक्षित करता है। इसके विपरीत ये जो मैग्नीशियम है भाई, इसको जो है एक मतलब यह एक क्षारीय पृथ्वी धातु है या बहुत कम प्रतिक्रियाशील है। जब यह हवा के संपर्क में आता है तो इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत भी मतलब पतली और सुरक्षित परत बन जाती है जो धातु को आगे प्रतिक्रिया करने से रोकती है। इसलिए इसे किसी भी तेल में संग्रहित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसे सामान्य जार में रखा जाता है। ठीक है, रखा जा सकता है। मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, वेयर इज द टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर जो है थर्मोस्टेट लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी? पिट्यूटरी, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, फेफड़े। ठीक है, आपको बताना है सही विकल्प। तो देखिए जो सही विकल्प है वो है हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, यह बहुत ही छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शरीर के जैविक थर्मोस्टेट के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य होमियोस्टैसिस यानी शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए जो है रखता है। जब शरीर का तापमान सामान्यतः यानी 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है तो हाइपोथैलेमस शरीर को पसीना निकालने का आदेश देता है ताकि शरीर ठंडा हो सके। जब तापमान गिरता है तो यह मांसपेशियों को सिकुड़ने का आदेश देता है ताकि गर्मी पैदा हो सके। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, और हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, नींद और भावनाओं को भी नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि क्या है? और सेरिब्रम शरीर का संतुलन पोषक है। ठीक है, ये सब तो है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। किस विद्वान ने नीति निषेध सिद्धांतों के आधारभूत सिद्धांतों में से एक को फेबियन समाजवाद यानी बिना समाजवाद के कहा था? ठीक है, व्हिच स्कॉलर टर्म वन ऑफ द फिलोसॉफिकल जो है अंडरलाइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल फेबियन सोशलिज्म विदाउट जो है सोशलिज्म? सरदार पटेल, रामसे म्यूर, राजगोपालाचारी, आइवर जनी। ये देखो ELT ग्रेड 2025 के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया, कैसे कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आइवर जेनिंग। ठीक है, आइवर जेनिंग अगर हम बात करें, यह प्रसिद्ध राजनीतिक टिप्पणी प्रख्यात ब्रिटिश जो है संवैधानिक विद्वान सर आइवर जेनिंग, किसने? सर आइवर जेनिंग द्वारा की गई है। उन्होंने भारतीय संविधान के राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का गहन विश्लेषण करते हुए इसकी आलोचना की थी। जेनिंग का मानना था कि भारतीय संविधान में दिए गए नीति निषेध तत्व 19वीं सदी के ब्रिटिश यानी फेबियन समाजवाद जो धीरे धीरे सुधार लाकर समाजवाद स्थापित करने में विश्वास रखता से भारी रूप से प्रेरित थे। ठीक है, और उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से इसे समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद कहा क्योंकि इसमें समाजवाद के अर्थ जैसे कल्याणकारी राज्य तो थे लेकिन साम्यवादी या कठोरवादी समाजवादी विचारधारा का अभाव था। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। ये है निम्नलिखित में से कौन सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड? ट्रिप्टोफैन, प्रोलीन, मेथियोनिन और एस्पार्टिक अम्ल। ठीक है, आपको बताना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है मेथियोनिन। क्या है? मेथियोनिन। ठीक है, अगर हम बात करें जैव रसायन में अमीनो अम्ल प्रोटीन के बुनियादी निर्माण यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और प्रकृति में पाए जाने वाले 20 मानक अमीनो अम्ल में से केवल 2 में ही सल्फर तत्व पाया जाता है। ठीक है, ये 2 सल्फर जो है युक्त अमीनो अम्ल है। ये दोनों क्या है? सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। इसमें मेथियोनिन और सिस्टीन। ठीक है, तो इसलिए दिए गए विकल्प में मेथियोनिन ये आपका सही आंसर है। चलो भाई आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन एक फिल्टर कमांड नहीं है? देखिए यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिल्टर कमांड? सार्ट, ग्रेप, कैट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है भाई, तो आंसर करना है। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका कैट। जी हाँ, कैट।
ये सही आंसर है। यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिव सिस्टम में फिल्टर कमांड वह प्रोग्राम होता है जो स्टैंडर्ड इनपुट से डेटा लेता है, उसमें कुछ बदलाव या छटाई करता है और फिर इसे आउटपुट पर दिखाता है। ठीक है। सार्ट की बात करें अगर, यह एक फिल्टर कमांड है क्योंकि यह डेटा को वर्णमाला या संख्यात्मक क्रम में व्यवस्थित करता है। ग्रेप की बात करें हम, यह भी एक जो है क्लासिक फिल्टर है जो किसी फाइल में एक विशेष शब्द का पैटर्न को खोजता है और केवल उसी लाइन को फिल्टर करके दिखाता है। ठीक है। अगर हम जो है कैट की बात करते हैं तो यह शब्द जो है जोड़ना से बना है, इसका मुख्य काम केवल फाइल के अंदर के टेक्स्ट यानी सामग्री को पढ़ना और उसे स्क्रीन पर जो है क्या करता है, जस का तस प्रदर्शित करता है। यह डेटा में कोई बदलाव या छटाई नहीं करता। इसे कैट को पारंपरिक अर्थों में फिल्टर कमांड नहीं माना जाता। ठीक है, आगे बढ़ो। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 जो है आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है, वह कहलाती है क्या? द डिस्टेंस एट विच ऑफ द एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकंड इज नोन एज। एक खगोलीय मात्रक, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष, एक पारसेक, एक फर्मी। आंसर करें, देखो ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखें भैया जो सही विकल्प है वो है आपका एक पारसेक। क्या है? एक पारसेक, ये आपका सही आंसर है। ठीक है। अगर हम बात करें दूरी मापने की सबसे बड़ी मानक इकाइयों में से एक है जो पारसेक शब्द वास्तव में क्या है? पैरालेक्स सेकंड का संक्षिप्त रूप। पैरालेक्स क्या है? पैरालेक्स जो है सेकंड का संक्षिप्त रूप है। अगर हम बात करें यह पारसेक वह जो है अत्यधिक दूरी है जिस पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी अंतरिक्ष से ठीक 1 आर्क सेकंड का कोण बनाती है। ठीक है। अगर हम मात्रा की बात करें तो एक पारसेक लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय विधि का उपयोग किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द एक्सपेंडिचर मेथड यूज टू कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया? ठीक है, कृषि क्षेत्र, खनन क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र। ठीक है, आंसर करना मेरे भाई सही विकल्प का। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है निर्माण क्षेत्र का। क्या है? निर्माण क्षेत्र का। ठीक है। अगर हम बात करें भारत में राष्ट्रीय आय की गणना मुख्य रूप से उत्पाद विधि, ठीक है, किससे? उत्पाद विधि और आय विधि के संयोजन से होती है। और अगर हम बात करें निर्माण क्षेत्र में व्यय विधि का उपयोग किया जाता है क्योंकि यहाँ निवेश के आंकड़ों को ट्रैक करना आसान होता है। ठीक है। अगर हम बात करें कृषि, खनन और परिवहन क्षेत्रों के लिए मुख्य रूप से उत्पादन या मूल्य वर्धन विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का नाम या मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? ये बैंक है, ये मुख्यालय है। इंडियन बैंक चेन्नई, ICICI बैंक मुंबई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बेंगलोर, केनरा बैंक बेंगलुरु। आंसर करें सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है सी आंसर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यह है मैंगलोर। ठीक है, यह है मैंगलोर। ठीक है। अगर हम देखें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मैंगलोर नहीं है बल्कि कहाँ है? मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। बाकी इंडियन बैंक का चेन्नई है, ICICI बैंक का मुंबई है, केनरा बैंक का बेंगलुरु है। ठीक है, तो इस तरीके आगे बढ़ो भैया। अगला क्वेश्चन ये देखो, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए तथा दूसरे कारण आर। ठीक है, तो आपको बताना निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुसार भिन्न होती है। लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती हैं। ठीक है, तो ये देखो एक सही, ए और आर दोनों सही, किंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है। दूसरा है ये सही है किंतु आर गलत है, ये गलत है, आर सही है। ठीक है, ये आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ये पहला वाला। ठीक है, डी वाला आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखें ये क्या है, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो निर्धनता रेखा एक सापेक्ष अवधारणा है भाई। ठीक है, समय बदलने के साथ लोगों के जीवन स्तर की अपेक्षाएं भी बदलती हैं, सही बात है। विभिन्न देशों की भौगोलिक स्थिति और अर्थव्यवस्था के कारण मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, कपड़े, आवास अलग स्थिति होती है। जहाँ ठंडा प्रदेश वहाँ ठंडे कपड़े का ज़्यादा, जहाँ गर्म प्रदेश वहाँ पर गर्म कपड़े की ज़्यादा आवश्यकताएं हैं। ठीक है, इस कारण से ये जो है ये डी आंसर सही है। आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वाज फॉर्म सजेस्ट इम्प्रूवमेंट इन जो है कंज्यूमर सर्विसेज इन बैंक? राजा चिलैया समिति, वर्मा समिति, गोईपोइया समिति, चक्रवर्ती समिति। GIC लेक्चर 2021 के एग्जाम में पूछा गया भैया, ध्यान देना ये। ठीक है, यहाँ पर देखो जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है भैया गोईपोइया समिति। क्या है? गोईपोइया समिति, ये आपका गोईपोइया समिति।
ये है, ठीक है। यहाँ पर देखें, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए गोई-पोइया समिति का गठन किया। इस समिति ने बैंक शाखाओं में काम के घंटे, ग्राहक सुविधा और सेवा मानकों पर कई सिफारिशें दी थी, ठीक है। चलो भाई, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? इन विच ईयर वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एस्टैब्लिश? 55, 60, 65, 70। आंसर करें सही विकल्प पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 1960। क्या है? 1960। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना ऐतिहासिक बगदाद सम्मेलन में 10 से 14 सितंबर 1960 को हुई, ठीक है। इसके 5 संस्थापक सदस्य देश थे, जैसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला थे, ठीक है। तो इसको आप समझते रहे इतना। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना, ठीक है, ताकि वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों को स्थिर रखा जा सके। नहीं, एक बार सस्ता कर देगा तो वहाँ पर लोग जाने लगेंगे, फिर एक बार महंगा कर देगा, इस तरीके से तो फिर स्थिति नहीं सही रहेगी। वर्तमान में इसका स्थायी मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है और ये शुरुआत में कहाँ था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था। तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना मेरे भाई। ये देखो, ये जीडीसी यूपीएससी जीडीसी के एग्जाम में पूछा गया। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलेगी? देखें यहाँ पर, विच रूट विल ऑपरेट फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन? ये देखो, एलटी ग्रेड 2025, लखनऊ, कानपुर, जींद, सोनीपत, चंडीगढ़, अंबाला, दिल्ली, गुरुग्राम, ठीक है। आंसर करना है मेरे भाई सही विकल्प का। देखिए यहाँ पर बी आंसर है, जो कि जींद से ये जींद, सोनीपत, ये आंसर आपका सही है। अगर हम बात करें भारतीय रेलवे जो है प्रदूषण को कम और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल के तहत अपनी पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित ट्रेन शुरू करने जा रहा है। यह देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन होगी जिसका शुरुआत में हरियाणा से जींद यानी सोनीपुर मार्ग को मतलब चुना गया है, ठीक है। अगर हम बात करें पारंपरिक डीजल इंजनों के विपरीत हाइड्रोजन ट्रेनें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोजन का उपयोग करते हैं। इसका परिणाम स्वरूप जो निकास है के रूप में धुएं के बजाय केवल पानी और भाप निकलती हैं, जो इससे पूरी तरह से जीरो एमिशन परिवहन बनाती हैं, ठीक है। चलो भाई, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? ठीक है, माही सुगंधा बहुत इंपॉर्टेंट है। धान, गेहूं, सूर्यमुखी, सरसों। आंसर करना मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर माही सुगंधा भैया ये है धान की, इसकी धान की, राइस की, ठीक है। कृषि विज्ञान में माही सुगंधा यानी बासमती धान की एक बेहद लोकप्रिय, अत्यधिक उपज देने वाली उन्नत संकर किस्म है, ठीक है। इस विशेष किस्म को मुख्य रूप से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, अब जो कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया। आज बढ़ते हैं आज की अंतिम क्लास की ओर। यहाँ पर देखें, यह है कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार, द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द हेडलाइट ऑफ अ कार। ये देखो 2025 यारो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण। तो इसमें देखें भैया आज के इस अंतिम क्वेश्चन का आंसर अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण, ये आपका सही विकल्प है। यहाँ पर देखें, वाहन का जैसे कार, मोटरसाइकिल आदि की हेडलाइट्स और सर्च लाइट में मुख्य रूप से अवतल दर्पण का उपयोग एक परावर्तक के रूप में किया जाता है। खास करके जो है अगर हम बात करें विशेष रूप से परवलयाकार अवतल दर्पण, ठीक है, उपयोग होता है। अब इसका कारण क्या होता है कि ये जो है ऑप्टिक्स के यानी प्रकाशिकी के नियमों के अनुसार जब प्रकाश के किसी स्रोत जैसे बल्ब को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर ठीक से रखा जाता है तो दर्पण में परावर्तित होने के बाद प्रकाश की सभी किरणें एक शक्तिशाली, तेज और सीधी समानांतर बीम में बदल जाती हैं, ठीक है। यह मजबूत समानांतर प्रकाश बीम को रात के अंधेरे में सड़क पर बहुत दूर तक स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलती है और इसीलिए इसका इस्तेमाल हो। इस तरीके से आज के इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेस्ट ऑफ लक।